Assalamualaikum ji, Dr. Huma Saif here. Welcome to the show FunPlatter. FunPlatter, a show that's all about the accomplishments, achievements, and interesting aspects of my guest. आज हमारे साथ है मोहम्मद दाऊद सलीमी साहब, माशाल्लाह. He scored second position in CSS exams. He's a computer engineer. He has work experience in the corporate sector in USA. So welcome to the show, Daud. Thank you so much, Huma, for having me here. It's totally my pleasure. Hope you're doing great. Yeah, I am. Thank you. So tell a little bit about your accomplishment. The CSS second top position, that like super awesome. तो कुछ उसके बारे में थोड़ा बताएं viewers को. What was the driving force? Yeah, sure, Huma. So basically, I hail from district Hafizabad, and my educational background, as you already mentioned, is in computer science. So computer science जब मैंने graduate हुआ मैं UET से 2017 में, और उसके बाद मैंने corporate sector को join किया. जाहिर बात है उसका exposure लेने के लिए financial independence के हवाले से. लेकिन थोड़े ऐसे काम करने के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि कॉर्पोरेट सेक्टर का जो तजर्बा है, एज रिवॉर्डिंग एज इट हैज बीन, उसकी कुछ लिमिटेशंस जरूर जो हैं वो मुझे रह जाती हैं कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से वर्क की सेटिस्फेक्शन के हवाले से जो है ना मुझे कुछ डाउट्स वगैरह थे. उसमें आप ग्रास रूट के जो इश्यूज हैं मेरे इमीडिएट इन्वायरमेंट में, मेरे कंट्री में, मैं उनके साथ एक्सपोज नहीं था. आई वाज जस्ट वर्किंग इन अ साइलो सिटिंग ऑन माय डेस्क. तो जो मीनिंगफुलनेस है ना वर्क की, उस हवाले से मुझे थोड़े से सेटिस्फेक्शन के हवाले से इश्यूज थे लॉन्ग टर्म में, कि मैं कहाँ अपना रोल जो है वो फोरसी कर रहा हूँ सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के हवाले से. तो इस चीज का अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन फिर ड्रॉ करूं कि मुझे मोटिवेशन क्या बनी थी पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करने की, और ये कि मेरा फील्ड के साथ फिर उसका क्या ताल्लुक बन सकता है, वो ये कि ये चीज मैंने रियलाइज की कि इन द 21st सेंचुरी दुनिया में सारे जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, वो आहिस्ता आहिस्ता डेटा ड्रिवन बनते जा रहे हैं, ई गवर्नेंस की जानिब जा रहे हैं. तो ये मेरे लिए एक ऑप्शन फिर खुली थी कि बेस्ड ऑन माय टेक्निकल एक्यूमेन, जो मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, मेरी डिग्री है, उसको यूटिलाइज करते हुए सिविल सर्विस ज्वाइन करके मुझे बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिससे मैं अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में ग्रास रूट लेवल पे सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कॉन्क्रीट वे में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जो कि प्राइवेट सेक्टर में. या एग्जैक्टली. और ऑफ कोर्स फिर जो मुझे प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस मिला था, जो मेरा सोशल और नेटवर्किंग कैपिटल बना था यहाँ से, उससे मुझे ये भी रियलाइज हुआ था कि आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन to establish strong linkages between civil service, academia, and private sector to produce low-cost solutions for governance problems. तो इन दो तीन बातों की बुनियाद पर मैंने फिर बेसिकली ये डिसीजन लिया कि आई वुड स्विच माय फील्ड और प्राइवेट सेक्टर से मैं पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करूंगा. एंड द रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री. अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ, एंड आई स्टूड सेकंड इन पाकिस्तान इन 2019. That is super impressive, Daud. तो माशाल्लाह आपका अमेरिका में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो उनके कॉर्पोरेट सेक्टर और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई कंपैरिजन, क्या डिफरेंस आपको लगा? एंड वर्किंग इन अमेरिका एंड वर्किंग इन पाकिस्तान, हाउ वाज दैट डिफरेंट? एंड समथिंग अबाउट द कल्चरल डिफरेंस. या श्योर. सो बेसिकली चूंकि मेरी कंपनी वो सेम ही थी, तो जो इंट्रा कंपनी कल्चर है उसमें तो मुझे इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल जो मुझे एक सोसाइटी लेवल पे कल्चरल डिफरेंस कॉर्पोरेट के हवाले से फील हुआ, वो ज्यादा ये था कि हमारी सोसाइटी में बुनियादी तौर पर आप देखें कि अपनी स्टडीज के साथ यंगस्टर्स को इस बात पर इनकरेज करना कि वो खुद अर्न करें, अपने एक्सपेंसेस को खुद मैनेज करें, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है हमारी ब्राउन कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट की जो हमारी सोसाइटी है. तो वहां पे अमेरिका का जो इंडिविजुअलिज्म का कल्चर है, उसमें ये चीज मुझे वहां रियलाइज हुई थी लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, कि वो लोग मैट्रिक के बाद से ही, अगर उसका इक्विवेलेंट लें, उसके बाद से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ओन करना शुरू कर देते हैं, अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करते हैं, इवन उनके पेरेंट्स उन्हें इस बात पर इनकरेज करते हैं, जिससे ओवरऑल मतलब. एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि मेरे इकोनॉमिक्स जो प्रोफेसर थे वो कहा करते थे आज से एक सेंचुरी पहले इट वाज जस्ट लाइक 50% ऑफ द पॉपुलेशन दैट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमी, खवातीन घर में थी. देन दे रियलाइज दैट्स अ ह्यूमंगस पोटेंशियल दैट्स गोइंग टू वेस्ट. तो उन्होंने फिर उसके बाद फिर खवातीन को लेना शुरू किया. अब फिर एज लिमिट थी 18 ईयर्स, फिर उन्होंने 16, और इसके अलावा ये कि अगर आप बिजनेस ऑनर हो तो आपका बच्चा 14 साल की उम्र में भी काम कर सकता है. सो राइट नाउ द इकोनॉमिस्ट आर वर्किंग ऑन द ऑप्शंस कि जहाँ पे वो
इससे भी कोई ज्यादा जो जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इकोनॉमी को, हम्म, उनको भी एंगेज करें, बिकॉज दैट इज अ पोटेंशियल, अनटैप्ड पोटेंशियल। तो हमारा तो बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा ये दुख वाली बात है कि हमारी लिटरली अराउंड 50% पॉपुलेशन, दे आई मीन उनको फोर्स किया जाता है कि वो कंट्रीब्यूट ना कर सके इकोनॉमी को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप हुमा। ये जेंडर का पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल आपने ये यूनिक एक दिया, जिस पे डेफिनेटली कंपैरिजन ड्रॉ किया जा सकता है कि वर्क फोर्स में हमारे यहाँ खवातीन की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, यूएस में उस हवाले से बहुत ज्यादा है। लेकिन एक ओवरऑल वैसे भी कल्चर है ना यहाँ पे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहने का अंटिल आफ्टर ग्रेजुएशन, वो चीज जो है ना मुझे असल में ज्यादा बॉदर करती है कि वी शुड नॉर्मलाइज यंगस्टर्स वर्किंग ड्यूरिंग देयर टीनेज, मैनेजिंग देयर ओन एक्सपेंसेस अलोंग विद देयर एजुकेशन, ताकि उनकी ओवरऑल ना सिर्फ जब वो एडल्ट लाइफ में जाएं तो प्रोडक्टिविटी में ना सिर्फ इजाफा हो, बल्कि उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है वो आ गई हो। एंड ऑफ कोर्स इट बिल्कुल गोज फॉर बोथ जेंडर्स, ये इसमें औरतों को भी उसी तरीके से यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए वर्कफोर्स में आने के लिए, जिस तरीके से आपने बात की कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अब हो रहा है बिल्कुल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल। तो आप और मतलब माशाल्लाह आपने बर्नी सैंडर की डोर टू डोर कैंपेन में भी हिस्सा लिया, द लेजेंड बर्नी सैंडर, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताओ, व्हेन यू वर इन डीसी। या तो बेसिकली यूएस में जो मेरा स्टे था वो तकरीबन 6 से 7 माह का था। इसमें से काफी ज्यादा टाइम जो है वो लॉकडाउन की वजह से मुझे अपार्टमेंट पर ही गुजारना ओह पड़ा, बट गॉड। स्टिल आई वाज एबल टू एक्सप्लोर मैनी प्लेसेस। So तो how was that मेरी lockdown experience? I mean, लॉकडाउन का इट वाज ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, इट वाज टफ, यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, और प्लस ये कि वो मुझे अकेले रहने की आदत है। आई हैव बीन आउटसाइड माय होम फॉर 10 years नाउ, 10 साल से मैं हॉस्टल्स में ही रह रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये कि वहाँ पे एक पराये देश में जाकर जहाँ पे आपके जानने वाले इतने नहीं I होते, agree. और उसमें फिर यही है कि आप उसका कल्चर और नए लोगों से मिलना एक्सप्लोर करना, उसी तरीके से वो गैप कवर करते हो। और लॉकडाउन में जब वो चीज भी जाहिर है वो खत्म हो जाए तो थोड़ा सा वो एक डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। सो बीइंग अ ह्यूमन मेरे लिए भी था। लेकिन उसमें फिर ये सिल्वर लाइनिंग ये भी थी कि वही टेक्नोलॉजी की वजह से आई वाज अमंग्स दोज लकी पीपल जिनको जॉब के हवाले से कोई इशू नहीं हुआ। टेक सेक्टर ने अपना पूरा जो वर्किंग फोर्स है वो वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट कर ली। सो आई वाज स्टिल वर्किंग फ्रॉम माय अपार्टमेंट। और ये कि यहाँ पाकिस्तान से मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड था विद माय स्टूडेंट्स, विद माय फैमिली, विद माय फ्रेंड्स। तो ये टेक्नोलॉजी हेल्प मी अ लॉट एक्चुअली टू गो थ्रू दैट फेज। तो ये तो लॉकडाउन का था। यस, बाकी जो आपने पूछा कि ओवरऑल यूएस की एक्सप्लोरेशन का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उस हवाले से जो मेरी फिलॉसफी है ना ट्रैवलिंग की, वो ये है कि जब भी मुझे कोई whenever I get a chance to travel around, my priority is to always understand the people and experience the culture of the place I'm visiting instead of just seeing the monuments or things around. क्योंकि मैं उस जगह की हिस्ट्री समझने की कोशिश करता हूँ वहाँ के कल्चरल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करूँ, लोकल कुजीन्स ट्राई करूँ, वॉलंटियर करूँ लोकल इवेंट्स के लिए। इस तरीके से यू कैन ट्रूली मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। तो Absolutely. यूएस का मेरा एक्सपीरियंस भी इसी तरह से था। यूएस की हिस्ट्री हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मी। मेरा ये सब्जेक्ट था एज एन ऑप्शनल इन माय सीएसएस एग्जाम्स, तो मैंने उनका सारा पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा हुआ था। तो पहले 2 हफ्तों में जाते साथ ही आई विजिटेड द कैपिटल हिल बिल्डिंग एंड ऑल द म्यूजियम्स इन वॉशिंगटन डीसी एरिया। तो एंड वहां पे जाहिर है एयर एंड स्पेस म्यूजियम, जो कि आगे मजीद शेयर करूंगा, मुझे जो साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो उस वजह से एयर एंड स्पेस म्यूजियम वाज द फर्स्ट म्यूजियम दैट आई विजिटेड। फिर वो थर्ड वीक में मैंने वॉलंटियर किया बर्नी सैंडर्स की इलेक्शन कैनवसिंग कैंपेन के लिए इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया, एंड द एक्सपीरियंस वाज ट्रूली प्राइसलेस। I mean, just imagine trying to convince the American people by knocking on their doors to vote for a person whom I believe in. And मुझे खुद यूएस में आए हुए अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे, and I was not even a citizen. I did not have a vote. तो लेकिन फिर भी वो जाहिर है जो बर्नी सैंडर्स की पूरी फिलॉसफी, उसकी जो पॉलिसीज थी, वो मेरे साथ पर्सनल लेवल पे चूंकि रेजोनेट करती थी। तो जब वो लोगों को कन्विंस मैं कर रहा होता था तो उन्हें कोई डिफरेंस फील नहीं होता था कि ये अमेरिकन सिटीजन भी नहीं है या इसने खुद वोट नहीं देना। So how तो was the या response? अब बेसिकली स्टेट ऑफ वर्जीनिया जो है वो जिस जिस एरिया को हमने वो विजिट किया था वो प्रिडोमिनेटली डेमोक्रेटिक था। लेकिन उसमें ज्यादातर लोग जो है वो देवर लीनिंग टुवर्ड्स जो बाइडन।
तो उनके जो थोड़े बहुत फिर वो कंपैरिजन उन्हें ड्रॉ करना पड़ता था मुझे कि जो बाइडेन और उसकी बर्नी सैंडर्स की पॉलिसीज में क्या फर्क है, और ये कि क्यों बर्नी सैंडर्स जो है वो लॉन्ग टर्म में यूएस के लिए ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर साबित हो सकता है एज द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। काफी लोग जो थे वो जाहिर है एक होम का जो इन्वायरमेंट होता है वो बात भी नहीं सुनते थे, कहते थे बिजी हूँ, लेकिन 12 से 13 लोगों ने बड़ी पोलाइटली हमारी गुफ्तगू सुनी भी। कुछ फिर जो लोग खुद भी पॉलिटिक्स पे बात करना पसंद करते हैं, प्रॉपर वो आर्गुमेंटेशन में भी इन्वॉल्व हो जाते थे, उनके साथ 10-10 15-15 मिनट लग जाते थे। तो ओवरऑल लाइक इट वाज अ वंडरफुल एंड मेमोरेबल डे। That's super awesome. तो या दाऊद बताओ आपकी और क्या क्या हॉबीज क्या है, मतलब फ्री टाइम में क्या करते हो? I know you play flute. आई What else डू do प्ले you do? फ्लूट एंड ये भी बेसिकली एक लॉकडाउन में ही एक्वायर की गई वो हॉबी थी जिसको मैं अभी बिल्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो आजकल, वरना मैं जरूर कोई ट्यून सुनाता। तो उसके अलावा जो है आई एम अ बिग फैन ऑफ साइंस फिक्शन मूवीज एंड सीजन्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस। आई एम अ स्पेस गीक। तो ब्लैक मिरर जैसे सीजन, स्टार ट्रेक इज माय फेवरेट सीजन, मार्वल की पूरी मूवी सीरीज, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा मैंने भी फैसिनेट तकरीबन 2 करती हैं। दफा देखी है अपने बच्चों के साथ ये स्टार, मतलब माय ओल्डर वन, उसके पास पूरी कलेक्शन है हार्ड डिस्क में ये स्टार वॉर्स ओके, की। जबरदस्त। बस ये हम इंटरेस्ट शेयर करते हैं फिर आपस में। तो मेरी बुनियादी तौर पे ना ये एक तो ये कि यस, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से भी शायद मे भी मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है, लेकिन एक बुनियादी रीजन जो इस जॉनरा में मेरे इंटरेस्ट की हैं वो दो हैं। कि एक तो ये कि इट हेल्प्स मी ब्रॉडन माय इमेजिनेशन about the progress of mankind as a species. I mean, phrases like "sky is the limit" literally fall short to explain human limits when you are imagining a future where humans are exploring the galaxies. तो ये Star Trek Absolutely. जैसे So you seasons के through let your imagination go rampant. एग्जैक्टली तो ये Uh, चीज बड़ा ना वो आपका थिंकिंग होराइजन जो है वो बढ़ाती है, और आगे पॉसिबिलिटीज possibilities. या ह्यूमन रेस का पोटेंशियल क्या है उसकी तरफ आपकी जो है ना वो मतलब एक फ्री फ्लोटिंग आपकी इमेजिनेशन जो है बन जाती है। और दूसरी चीज इसमें ये जो इसकी थोड़ी सी फ्लिप साइड भी है कि मुझे इसके जरिए उन मोरल डायलेमास और एथिकल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करने में मदद मिलती है जो कि टेक्नोलॉजी विल सून बी posing to the mankind in the near future. Questions like what is the nature of time, what constitutes life or a sentient being, what is the nature of free will, should artificial intelligence have the same rights as humans or not, what Oh makes my life God. meaningful, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो ये इस थीम के थ्रू, टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन के थ्रू मुझे एक्सप्लोर करने में जो है वो बहुत मदद मिलती है, और इनके बारे में मैं सोचता हूँ काफी। To tell you the truth, the other day I was watching Alice in Wonderland Part 2 with my daughter. उसमें वही ओके टाइम की बात हो रही थी, और this random thought came into my mind कि वाकई अगर टाइम नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए तो how, what, I mean, what world would it be? I mean, it would be like या limits, everything would be abolished. It would बिल्कुल be, ऐसे ही हाँ है जी। तो आप माशाल्लाह मुझे पता था कि वैसे भी आप एलन मस्क के भी बहुत बड़े फैन हैं, like most of the kids. मेरा बड़ा बेटा भी या बहुत फैन है उसका। आई थिंक मेरी आपके बड़े बेटे से फिर काफी अच्छी दोस्ती हो सकती है क्योंकि काफी इंटरेस्ट हमारे सिमिलर लगते हैं। तो यस ऑफ कोर्स वो ये थीम वही बन रहा है कि टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड मेरा, साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट, सो जाहिर बात है इस फील्ड में कोई एक ऐसी शख्सियत भी फिर जरूर होगी जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसके आइडियल्स पे बिलीव रखता हूँ, और डेफिनेटली वो इलॉन मस्क है। और अगर उनका नहीं पता थोड़ा सा मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कि व्हाट द मैन इज एक्चुअली ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश एंड व्हाट इट इज अबाउट हिम दैट एक्चुअली इंस्पायर्स मी द मोस्ट। तो Elon Musk is basically the founder of PayPal, and right now he is leading 4 major global companies including Tesla, SpaceX, OpenAI and Neuralink. तो अब इन कंपनीज की फिलॉसफी क्या है और विजन क्या है इलॉन मस्क का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ऑफ कोर्स he is a human being at the end of the day, he is not infallible, but the way he is trying to use technology to ensure a global and secure future for humanity,
that is actually commendable. Like PayPal ke through he actually created a connected global all the digital world. community. Yeah, Yeah, मतलब payment के हवाले से SpaceX के through he is trying to ensure that human beings have a multi-planetary existence to yeah. ensure the long-term and continued survival of When humans as a we'll species. ruin ठीक this है? planet Earth, we have an alternate option because of Elon Musk. Yeah, We go to exactly, Mars. Yeah, exactly. एंड बेसिकली उसका थर्ड जो टेस्ला है वो भी जो आपने बात की ना कि मतलब इस चीज के हवाले से जो अवेयरनेस क्रिएट करने का इलॉन मस्क का आप वे देखें क्लाइमेट चेंज के हवाले से एनवायरनमेंट के हवाले से कि टेस्ला स्टार्ट करने की पूरी फिलॉसफी इलॉन मस्क की ये थी कि वो ये दिखा सके कि ग्लोबल लेवल पे मैस लेवल पे इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं उनका यूज वो वायबल है, वरना इससे पहले वेरी फ्यू पीपल यूज टू बिलीव कि हम ऑयल कंजम्पशन से इलेक्ट्रिक एनर्जी की जानिब इतनी स्मूथ शिफ्ट कार्स की जो है वो पता नहीं कैसे कर सकेंगे, पॉसिबल होगा या नहीं, वो उसने करके दिखाया. बल्कि मैं और एक आई ऐड भी करना जी चाहूंगी जी दाऊद यहाँ पे कि आप सोचिए मैं रहती हूँ ओक्लाहोमा से सेंट्रल स्ट्रिप, तो यहाँ पे ओके जो जो ट्रक्स होते हैं वो दे आर लाइक इन फैशन, ये हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है. लेकिन अगर आप डीसी जाओ, आप न्यूयॉर्क जाओ, तो वो ज्यादातर लोग जो से उस पे इवन BMW आई गेस उन्होंने उनकी भी इलेक्ट्रिक कार आई बिलीव सो. तो अब जो ज्यादा जैसे न्यूयॉर्क जैसे बड़े जो वो हैं वो दे स्विचिंग टू द इलेक्ट्रिकल कार्स, लेकिन हम लोग अभी थोड़े हम लैगर्ड्स हैं, तो हमारे यूजली वो उसे लाइक people usually call them rednecks, लेकिन उनके पास वो ट्रक्स होते हैं. ठीक है ठीक है. लेकिन ये ट्रक्स की जानिब भी जा रही है ये टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह आने वाले बस कुछ अरसे में. ये अगर तो विजन इलॉन मस्क का वो फुलफिल होता है तो ऑयल कंजम्पशन जो है वो कार्बन फुटप्रिंट वो And बहुत that would मिनिमल रह जाएगा. reshape the whole economy of the globe. या इट विल. Yeah. और फिर अगर उसके बारे में एक दो बातें और मैं आपको बताऊं तो आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. जो उनकी स्टोरी है ना वो पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर करती है बिकॉज इट हैज टॉट मी द वैल्यू ऑफ स्ट्रगल एंड परसिस्टेंस इन द फेस ऑफ फेलियर्स. अब स्पेस एक्स का विजन तो सबको पता है जो मैंने ऊपर शेयर भी किया, लेकिन ये शायद इतने लोगों को नहीं पता कि वो जो उनका फिलॉसफी थी कि जो रॉकेट्स बेसिकली डिप्लॉय करते हैं सैटेलाइट्स, स्पेस ट्रैवल जिसकी वजह से बहुत कॉस्टली है, उन रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाया जाए कि वो सैटेलाइट डिप्लॉय करने के बाद जस्ट समंदर में गिर के जाया ना हो जाए, बल्कि वो वापस आकर जमीन पे लैंड करें और उन्हें मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए यूज किया जा सके. तो इस गोल को अचीव करते हुए 3 से 4 दफा जो है उनके रॉकेट्स जो है वो लाइक लिटरली दे वेंट टू एशेस, तबाह हुए हैं, और उनकी कंपनी पूरी बैंक्रप्सी के दहाने पर आ गई थी अगर ये फोर्थ या फिफ्थ लॉन्च जो है वो सक्सेसफुल ना होती. सो मतलब वो पर्सनल उस एक सिंगल इंडिविजुअल का वो करिश्मा था, उसकी वो स्ट्रॉन्ग विल थी विच एक्चुअली जिसने पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू रखा, पूरे लोगों को इंस्पायर रखा, नीचे वाली टीम को, और इवेंचुअली ही सक्सीडेड. तो ये वो इलॉन मस्क भी खुद भी बात करते होते हैं कि ना इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट देम ऑन अ पर्सनल लेवल, अदरवाइज जो रास्ते में फिर हार्डशिप्स वगैरह आएंगी यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव You देम. will give up. योर You're absolutely right. या और यू जो विल आपको गिव अप. याद भी हो कि टेस्ला की जो ऑटोनोमस कार का एक्सीडेंट हुआ था, I mean that was not because of the failure of the car, that was because of the driver, क्योंकि वो या उसको ऑटो एग्जैक्टली पे डाल के खुद पीछे जाके बुक रीडिंग करना शुरू हो गया था. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. तो ऑफ कोर्स मतलब इस तरह के सेटबैक्स छोटे मोटे वो तो आते रहेंगे वो तो, लेकिन ओवरऑल जो उसका उनका विजन है, जो उनकी स्ट्रगल है, जो उनका पैशन है अपने गोल्स के बारे में, वो मेरे जैसे इंसान को बहुत ज्यादा जो है वो इंस्पायर करता है. बल्कि आप उस न्यूरल लिंक के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, आई बिलीव. हाँ, न्यूरल लिंक या ऑफ कोर्स एक और ये भी इलॉन मस्क का ही स्टार्टअप है. बेसिकली इसके थ्रू वो ब्रेन टू मशीन इंटरफेस एक डेवलप करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म में, विच वुड एनेबल अस टू डाउनलोड द मेमोरीज ऑफ अ डाइंग मैन इनटू कंप्यूटर एंड प्रिजर्व हिज एसेंस, हिज इंटेलेक्ट, हिज आईक्यू एंड हिज मेमोरीज. ये तो इसकी सिर्फ एक लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन है. शॉर्ट टर्म में और इंशाल्लाह जब भी आगे अचीव होगी, जितनी हमारी नर्व से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं न्यूरोलॉजिकल, एब्सोल्युटली. या न्यूरोलॉजिकल, जिनमें बेसिकली ब्रेन से सिग्नल्स नहीं आते तो
इंसान का पैरालिसिस हो जाता है, बाकी वो अपने paralysis. मोटर फंक्शंस डिक्टेट नहीं कर पाता। ये सारे के सारे न्यूरल इम्पल्सेस जो हैं ये रेप्लिकेट किए जा सकेंगे आर्टिफिशियल डिवाइसेस के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से। तो वो लोग जो न्यूरोलॉजी की बीमारियों की वजह से चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, अपनी मोटर फंक्शन यूज नहीं कर पाते, वो सारे बेसिकली इनका क्योर जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। सो ये भी उनका एक स्टार्टअप है जिस पे वो कर रहे हैं काम। Yeah, this guy is a legend. I totally agree. तो बल्कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना मोरल डायमेंशंस की बात, आप ये एरिया आपको बड़ा इंटरेस्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा अगर, बिकॉज आई टोटली बिलीव, आई वेरी फर्मली बिलीव कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई लिमिट्स नहीं लगाओगे, उसको मतलब फ्री उसको ऑपरेट करने दोगे फ्री विल पे, तो देयर माइट कम अ टाइम व्हेन वी, बिकॉज हमारी तो अपनी एक कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वी माइट बी अ रिसेसिव recipient बन सकते हैं artificial, just Ultron, it might take over artificial intelligence, who knows. तो I would love कि आप उसके ऊपर थोड़ा कुछ और डिस्कस करना चाहो moral बिल्कुल, dimensions क्योंकि ये में. मेरी फील्ड भी है, जाहिर है मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपनी में काम करता रहा हूँ प्रॉपर। उसमें हम वो डाटा में जो पैटर्न्स होते हैं उनको इंटेलिजेंट यूज के लिए बेसिकली पुटअप करते हैं, वहां पे वो चीज बहुत हुई है। तो ये काफी लॉन्ग टर्म इसके बारे में रिजर्वेशंस हैं, लेकिन मुझे तो इवन ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी आप ज्यादा दूर ना जाएं जब एआई पूरी दुनिया को ओवरटेक कर लेगी। दैट इज अ वेरी लॉन्ग शॉट, और प्रोबेबली शायद ऐसा ना ही हो, लेकिन बहुत एक प्रैक्टिकल कंसर्निंग एथिकल इश्यूज हैं जो अभी से सरफेस होना शुरू हो गए हैं। लाइक नंबर वन, द थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी ड्यू टू डाटा प्राइवेसी इश्यूज, कि बेसिकली ये बिग डाटा कंपनीज जो big हैं data, लाइक गूगल, yeah, फेसबुक, इतना ज्यादा इनके पास जो है हमारे डाटा की एक्यूमुलेशन हो info, गई है। या IT, और जिस तरह वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, तो मुझे तो लगता है इवेंचुअली हमारी एक एक मूव जो सी है वो डिजिटल प्रिंट्स हो एग्जैक्टली रहेगी, एंड वही हमारे एग्जैक्टली किसने सारी जिंदगी का पैटर्न निकालना है, इट वुड बी ऑल अवेलेबल इन द बिग डेटा. बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आप इसके देखें ना डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर पाओगे, वोटर चॉइसेस ऑफ मैसेज उन्हें आप बेसिकली वो Absolutely. मैनिपुलेट करोगे विदाउट देम इवन नोइंग इट। और हम सोसाइटी ऑफ सर्वेलेंस पूरी बन सकती हैं, जिस तरह आपने बात की कि हमारी हर थॉट, हर मूवमेंट जो है वो ट्रैक हो रही होगी। और ये एक सिर्फ इसका एंगल है। दूसरा, अगर मैं इसके कुछ एंगल्स आपके सामने रखूं तो सबसे ज्यादा ये कि कैनिबलाइजेशन ऑफ जॉब्स जो है ना वर्किंग क्लास की थ्रू ऑटोमेशन, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि इससे I पहले जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई हैं, लाइक एग्रीकल्चर सोसाइटी से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जानिब आए हैं, उसमें ये पैटर्न रहा है कि फॉर एवरी जॉब दैट वाज टेकन ओवर बाय मशीन, एटलीस्ट वन न्यू जॉब वाज क्रिएटेड जिसका स्किल सेट डिफरेंट था, तो वो रिक्वायरमेंट जरूर रही। लेकिन ये जो एआई आज की मॉडर्न दुनिया में आ रही है ना, ये पहली दफा इंसान के सिर्फ मैनुअल फिजिकल लेबर नहीं बल्कि हमारी इंटेलिजेंट एबिलिटीज के साथ भी compete कर रही है। तो ह्यूमन बींग्स की जो ये स्पेशल वो रही है कि वो सोचने समझने की बुनियाद पे, ह्यूमन मैनेजमेंट की बुनियाद पे, वो चीज जो हम समझते थे कि वो मशीनें कभी नहीं संभाल सकती, एआई ने वो चीजें भी अब करना शुरू कर दी हैं। तो अब सही मानों में ये हमारी जो जॉब्स हैं वर्किंग क्लास की, इवन स्पेशलाइज्ड जो स्किल्ड लेबर हैं, उनकी जॉब्स को भी एक खतरा वाकई लाहक हो गया है। और ये मोरल चैलेंज इस हवाले से बनता है कि इस पे वो युवाल नोआ हरारी ने बड़ी खूबसूरत कोटेशन लिखी थी अपनी बुक में, 21 lessons in 21st century, that the biggest problem the working class is going to face in 21st century is not exploitation but irrelevance, कि करने को कुछ नहीं होगा हमारे पास। टेक्नोलॉजी और एआई इतनी जिंदगी आसान बना देगी कि चैलेंज नहीं रहेगा कोई, मीनिंग ऑफ लाइफ फिर आप कहाँ से ड्राइव करेंगे। तो मुझे ये ये एक भी बड़ा, लगता है कि हमें उनके साथ compete करना पड़ेगा for the same jobs, for the same एंड how it would be like the same thing that you said, the cannibalization. So it's like it's going to be tough. You're absolutely right about that. या और ऑफ कोर्स एआई को बीइंग अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हासिल हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस पे। उनको बिल्कुल मेमोरी स्टोरेज का कोई मसला नहीं है, उनको बिल्कुल. इंटरकनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, तो वो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ फेयर कंपटीशन You are एआई absolutely right. से या बल्कि वो तो आपने ये मूवी देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, उसमें भी मुझे, जब मैं वो देखती मुझे वो इतना फैसिनेट करता है ना कि मतलब एक बंदा इतना अरसा रहे और उसको हमारी तरह ये वाला मसला ना हो कि उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाए। तो आप देखिए वो दैट वुड बी अ
perfect, like superlative example of artificial intelligence. But all the बिल्कुल patterns stored there, like हम्म centuries patterns, और आप देखिए decision making कैसे होती है, आप उन patterns को analyze करते हो. बिल्कुल हमारे limited है हाँ because हमारा life span वो limited है. लेकिन अगर आप हाँ इतना लंबा जियो और आपको सब observe करो, that would be like wow. बिल्कुल और ये कोई आगे ज्यादा डिस्टेंट फ्यूचर की बात नहीं है 5G के आने के बाद ये चीज बहुत जल्दी अब ना रियलाइज होने जा रही है कि आप ये इंटरकनेक्टिविटी पूरी इन सारी चीजों की इंश्योर कर सकते हो ऑटोनोमस कार्स जो हैं पूरे ये हमारा आपस में सारे सिस्टम्स की कनेक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब ये बहुत इजी हो जाएगा 5G आने के बाद सो ये जो मोरल चैलेंजेस हैं इन पे अब हमें बस सोचना शुरू कर देना चाहिए ये बिल्कुल. और ज्यादा आप डिस्टेंट सोचिए फ्यूचर जो की बात ऑटोनमस कार्स इनके इनका एक और चैलेंज ये इंश्योरेंस कंपनीज का भी होएगा. ये हैक भी हो सकती हैं. देयर आर सो मेनी न्यू चैलेंजेस दैट विल इमर्ज. एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली जी. चलिए दाऊद साहब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू टॉक टू यू लेटर इंशाल्लाह. और आपने अपने वो फ्लूट की परफॉर्मेंस हमें जरूर भेजनी है. Yeah, Zarur, Huma. Thank you so much for having me here and for providing me this platform to express these ideas of mine. Because usually CSS के हवाले से यहाँ पे ज़्यादा लोग ज़ाहिर है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जानने में इंटरेस्टेड होते हैं. Because लेकिन ये भी मेरी कुछ साइड्स थी, आइडियाज थे जिनके बारे में बात करना चाहता था. So They thank you were for the very opportunity. interesting, to be honest. I enjoy talking to the guests, उनकी journeys, उनके experience, उनके adventures के बारे में. So it was really amazing talking to you, Daud. I Likewise, Huma. hope you Thank you had so much. great time to talk to you all later, inshallah. Have a super awesome rest of the day. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam.